गुड इवनिंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने हिंदी मीडियम में गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़े। अब का जो वीडियो बनने जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम में बनने जा रहा है, वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस लॉ को पढ़ने से पहले अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गाउस लॉ उसी टॉपिक पर आधारित है। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स क्या चीज़ है। वास्तविक रूप से अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो किसी एरिया में से पास आउट होती है, यानी किसी भी एरिया में से जो भी क्वांटिटी पास आउट होती है वो उसका फ्लक्स कहलाता है। हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है। ऐसे ही किसी वाटर अगर कोई पाइप में से फ्लो हो रहा है तो उस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी कितना बार निकल रहा है या वाटर कितना फ्लो आउट हो रहा है, वो अपन कह सकते हैं उसे वाटर का फ्लक्स है। सिंपली अपना जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। सिंपली इसको हम फाई सिंबल से डिनोट करेंगे। हालांकि डिनोटिंग सिंबल कैसा भी हो सकता है, जनरली हम 12 तक इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो फाई को पोटेंशियल भी बोलने लग जाएंगे। सिंपली अभी अपन लोग इसको कह रहे हैं डिनोटेड बाई फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा है वोल्ट मीटर, सेकेंड वन और कौन सा है, वोल्ट मीटर। ये पोटेंशियल के रूप में होता है। चलो, इट्स मैथमेटिकल वैल्यू फाई इज इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा, वेयर ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस क्या है, सरफेस एरिया, थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई एंड एस। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक है, नीचे वाला लाइन में प्रोडक्ट के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा किस में चला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में चला जाएगा। आगे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडेंट नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस but it is also dependent the angle formed between electric field and the direction of सरफेस एरिया। अपन ये बात जानते हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और हमेशा सरफेस का एरिया जो होता है वो उस पृष्ठ के या उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर होता है। सिंपली हम कहें जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड एक पृष्ठ है या एक सरफेस है, और इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल, अपनी तरफ है इसकी। ऐसे ही अपन कह सकते हैं, फिगर से, डायग्राम से अपन बताना चाहें तो ये अपने पास क्या है, सरफेस है एस,
इसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल इसकी अपनी तरफ। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी तरफ हो, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन जाता है, दोनों के बीच एंगल बन जाता है 0 डिग्री का। तो cos 0 का मान 1, तो फाई क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सिंपल वे में अपन कहें, अगर एस की डायरेक्शन इधर माने, दूसरी साइड में बीच में एंगल थीटा माने, तो ई और फाई के बीच एंगल थीटा, डायग्राम बना दो ये। नेक्स्ट, if theta is equal to 0 degree such that the electric field is in the direction of surface area, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। क्यों होगा, क्योंकि ई एस cos 0 डिग्री विच इम्प्लाइज ई एस। cos 0 का मान कितना, 1। नाउ ये पहली कंडीशन। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री such that electric field is normal to the direction of surface area, then electric flux is minimum, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई एस कोस 90 का मान 0, तो फाई का मान क्या आ गया बच्चों, 0। कैसा डायग्राम बनेगा, जैसे ये एस है, सरफेस है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन। तो सरफेस एरिया से, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गुजरना चाहे तो इस एरिया में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजरेगा, पास आउट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू 0 है। इसके लिए ज़रूरी है फाई के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो इस एरिया से गुजरे। जब एरिया इसके नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसके अंदर से पास आउट होगी नहीं। तो इस स्थिति में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 3 नंबर। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, इफ़ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है बच्चों, कोस 180 का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। इस स्थिति में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। एम्पलीट्यूड में तो उतनी होगी जितनी थीटा बराबर 0 पर थी, लेकिन वैल्यू कितनी रहेगी, नेगेटिव आएगी। ऐसी स्थिति में ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई एस कोस 180 डिग्री, तो विच इम्प्लाइज -ES के बराबर आ गया। क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। बाय above discussion there are electric flux may be positive, negative और 0। तीनों कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन में क्या आता है देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया आर नॉट continuous then surface area may be counted in small pieces, small element, then the total electric flux is the sum या algebraic sum of all flux which is passing through these surface element मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। अगर कोई एरिया है या कोई सरफेस है जो असीमित है, एसिमेट्रिक है, कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, और यहाँ लिख सकते हो एज सिमेट्रिक, ASSYMETRIC, एज सिमेट्रिक, कंटिन्यूस नहीं है, एज सिमेट्रिक है, डिसकंटिन्यूस है, कहीं उसकी वैल्यू ज़्यादा है कहीं कम है, समतल नहीं है, प्लेनर नहीं है, और नॉट प्लेनर, ये भी लिख सकते हैं, प्लेनर नहीं हो, देन तब सरफेस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में हम काउंट कर सकते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है उन सबको ऐड कर दो तो टोटल सरफेस से निकलने वाला एरिया काउंट हो जाएगा। तो पासिंग थ्रू दी सरफेस एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम बना रहे हैं अपन अभी, और उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटर्मिनेशन अपन ज्ञात करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल ए सरफेस एरिया S placed in an electric field E which is not continuous, ये कोई सरफेस एरिया है बच्चों जो कंटिन्यूस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे, स्मॉल एलिमेंट के अंदर इनको डिवाइड करेंगे, इतने स्मॉल कि वो लगभग ज़ीरो के नज़दीक हो, उनकी लिमिटेशन कहाँ हो, लिमिट कहाँ तक हो, ज़ीरो के करीब। ये अब कोई एरिया ज़्यादा है कोई कम है, जिस एरिया से फ्लक्स ज़्यादा निकल रहा है किसी से कम निकल रहा है, तो सबको ऐड कर देंगे जितने भी एलिमेंट बने हैं, तो वो इस एरिया सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स काउंट हो जाएगा। कह सकते हैं ये डेल्टा S1 है, डेल्टा S2 है, ऐसे ये डेल्टा SI है। यहाँ से मान लो ये डायरेक्शन जो है डेल्टा SI की है, मतलब सरफेस एलिमेंट डेल्टा SI है उसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की है, या इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो EI है, उसकी डायरेक्शन।
दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस डैश डैश EI या EN कह सकते हो, EN डॉट डेल्टा SN। इफ़ थीटा कितना मान लें अपन, 0 डिग्री मान लें, सभी एलिमेंट से जो एंगल है जो है वो 0 डिग्री है, देन फाई को समेशन फॉर्म में भी अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक EI डेल्टा SN। लिख दो बच्चों, छाप दो इसको, याद भी रखो। सिंपल सा वे कि अगर एरिया जो है वो एज सिमेट्रिक है, कंटिन्यूस नहीं है, कहीं उसकी वैल्यू में फ्लक्स वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि यूँ समझो ये एरिया जो है अगर प्लेन हो तो हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजर रहा है वो समान गुजरेगा। ये अगर टेढ़ा हो, कहीं ऐसा हो जैसे ये यहाँ से मुड़ गया, कहीं से सीधा है, जहाँ से प्लेन ज़्यादा है, जहाँ से थीटा की वैल्यू 0 बन रही है तो वहाँ फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, जहाँ थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 90 के बीच में आ रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू कम आएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो सरफेस एरिया है उसको अपन लोग एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे अपन 11th में सीखा भी था कि एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, और एलिमेंट में अगर लिमिट टेंस टू 0 हो, उसकी वैल्यू 0 के नज़दीक हो, तो वो ऑटोमेटिक जो समेशन है वो किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में बदल जाता है। और इंटीग्रेशन की अपने को नियमावली पता है किस प्रकार उसके इंटीग्रेशन करने हैं। आगे लिखते हैं अपन लोग, इफ़ डेल्टा SI टेंस टू 0, यानी कि लिमिट जो है वो डेल्टा SI की कहाँ तक है, 0 की ओर अग्रसर है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि डेल्टा SI जो है वो 0 की ओर अगर है। इफ़ लिमिट, शॉर्ट में लिमिट LIM, SI टेंस टू 0 ये हो, तो क्या हो जाएगा भाई, देन सिग्मा I जो है चेंज्ड इन इंटीग्रेशन। इस स्थिति में, इस पोजीशन में अपन क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देंगे, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS। अब डेल्टा जो है किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, DS में कन्वर्ट हो गया। किस स्थिति में, जब डेल्टा SI टेंस टू 0 हो, ऐसी स्थिति में समेशन जो है किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में, और डेल्टा S का क्या बन जाता है, DS। ये हो। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि सतत आवेश वितरण। चार्ज अगर किसी सिस्टम पर कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करें, और उसके बाद अपन लोग बात करेंगे गाउस लॉ की। तो अपना टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी सिस्टम पर अगर चार्ज है वो सिमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, समान रूप से उस पर वितरित हो, तो ऐसी स्थिति के लिए अपन लोग कहेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे, पहला कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर कोई चार्ज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी भी सिस्टम में वन डायमेंशनल मतलब वायर को चार्ज दे दिया, किसी रिंग को चार्ज दे दिया, ऐसी पोजीशन में हम कहेंगे चार्ज जो है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टार्ट करते हैं। इफ़ द चार्ज distributed, if the charge distributed at one dimensional form in one dimensional form like on wire, ring, etc., then the charge is distributed in the form of linear। अब अगर कहें इफ़ लेमडा, इसको क्या बोलेंगे, लेमडा, इफ़ लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान से सुनना बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आएगी उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो ये डिनोटिंग सिंबल है। लेमडा का मतलब है कि यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, सच दैट इन यूनिट लेंथ the quantity of charge is lambda। ठीक है। now in dx length charge is dq charge distributed then lambda is equal to dq upon dx। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट वन, इसी में अगर लिखना चाहें अपन कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डी एक्स। दैट्स वन, याद रखना है बच्चों इसको। आगे पढ़ते हैं अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 नंबर पॉइंट कौन सा है अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें हम चार्ज डेंसिटी को या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लिखो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी is sigma, if surface charge density is sigma and
dq charge distributed in ds area on ds area, then सिग्मा इज इक्वल टू होगा dq अपॉन ds। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं सच दैट इफ द चार्ज इज distributed in two dimensional or on the surface, then the charge is called charge distribution is in the form of surface charge distribution. If the charge is distributed in two dimensional or on the surface, then surface की जगह plane भी कह सकते हो, plane, then the charge distribution is in the form of surface charge distribution. अगला नेक्स्ट थर्ड नंबर। अब इसके अंदर अपने पास क्या नई चीज़ है, ये सिग्मा, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सिग्मा। अगला नेक्स्ट अपन बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों कि इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायमेंशनल और ऑन द वॉल्यूम, इफ़ द चार्ज, अब जैसे कह सकते हैं स्पेयर का अपना एक वॉल्यूम होता है। कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसा पात्र जिसका अपना एक वॉल्यूम हो, उसको अगर आप चार्ज करते हो तो वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर, वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही किसी अगर प्लेट को चार्ज कर दोगे तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप वायर को चार्ज करते हो, चाहे वो किसी भी मेथड से करो, फ्रिक्शन मेथड से करो, कंडक्शन मेथड से, यानी उसको चार्ज देते हो और वो सिमेट्रिक रूप से देते हो, तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसमें क्या चल रहा है, इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड in three dimension or on the volume in the भी हो सकता है, on the भी हो सकता है, in the volume, then distribution of charge is called distribution of charge is in the volume form, volume charge distribution। अब कहेंगे if rho is the volume charge density, then rho is equal to dq upon dv। ये क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, वेयर जहाँ dq क्या है, dq is the charge distributed on
dV वॉल्यूम। ठीक है, राइट डाउन, टाइप कर दो इसको। अगर चार्ज Q होता तो Q/V लिख देते, लेकिन वॉल्यूम अपन ने थोड़ा लिया तो चार्ज को कम ले लेंगे। सिंपलली सभी के अंदर ऐसा ही लागू होता है। चलो नेक्स्ट, इसे में अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, dQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो dV भी तो कह सकते हैं, समझे। सभी चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे लीनियर हो, उसमें dQ के लिए अलग अलग अपने पास मान आ जाता है। तो हमारे पास समराइज में क्या है भाई, पहला लीनियर में था, तो लीनियर में तो dQ इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा dl या फिर लेमडा dx। ठीक है, लेमडा dx। और इसको आप इफ़ लेंथ जो है ना वो आप dx की जगह क्या ले, dl लो, तो आप ये dl लिख सकते हो इसकी जगह। अगर आप लोग इसकी जगह l लेंथ लेना चाहो तो q इक्वल टू लेमडा एड भी कह सकते हो, तो dq इक्वल टू लेमडा dl भी कह सकते हो। एंड इफ़ ये नोट में लिख सकते देना नीचे कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है। एंड इफ़ लेंथ इज कैपिटल L and charge is Q, then लेमडा इज इक्वल टू Q/L भी कह सकते हो, या Q इज इक्वल टू लेमडा L भी कह सकते हो। सिमिलरली आगे वालों के लिए भी ऐसा ही नियम लागू है। ठीक है, जो अदर अपने पास थे उन सब के लिए भी ये नियम लागू है। चलो सरफेस के लिए भी ऐसा ही आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा S कह सकते हो, वॉल्यूम में रो V कह सकते हो, सिंपल। चलो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है, अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कौन सा था बच्चों, लीनियर, LINER, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला किसके कारण, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस क्या बात अपने को पता है बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू अपने पास होता है dQ/dl, तो dQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा dl। अब कह देंगे इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। तो dQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, dE, वो क्या आएगा, Q की जगह क्या आएगा, dQ/r², डायरेक्शन r की कैप कह सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE लिखेंगे, तो विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू K पढ़ाई है
और यहाँ क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। डी क्यू की जगह वैल्यू क्या होती है, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लेमडा डी एल बटा आर स्क्वायर आर की कैप। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों सारी सारी, ठीक है। नेक्स्ट E इज इक्वल टू के बाहर रह गया, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है वैक्यूम में। और लेमडा इसका चार्ज डेंसिटी है, वो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। आर स्क्वायर कोई फिक्स डिस्टेंस है, वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो बच गया क्या बच्चों, डी एल, यानी कि जो हम लेंथ ले रहे हैं उसकी शेप कैसी होगी, उसकी लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से अपन लोग डिटर्मिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। तो ये अपने पास फॉर्मेशन हो गया। सिंपल सा याद रखो, लेमडा का मान अपने को पता है डी क्यू की जगह केवल क्या रखना है, लेमडा डी एल। वो किस फॉर्म में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगला पढ़ते हैं, आगे का है सरफेस किसके कारण बच्चों, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी अपने को पता है, सिंस वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस होता है, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। तो डी ई इज इक्वल टू आ गया के सिग्मा डी एस बटा आर स्क्वायर आर की कैप। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी एस बटा आर स्क्वायर आर की कैप। कांस्टेंट क्या है, के और सिग्मा, बटा आर स्क्वायर बाहर निकाल दो। तो के सिग्मा बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आर हमने लिया है, ठीक है। सिग्मा क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिग्मा बोलेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कौन सा है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन नंबर सिंपल सा बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो विच इम्प्लाइज डी ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के डी क्यू हो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर की कैप। डी क्यू की जगह ये वैल्यू रख दो, टोटल डिटरमाइन करने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू के रो डी वी बटा आर स्क्वायर आर की कैप। ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के और रो बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर भी बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी आ जाएगा बच्चों। ये आर की कैप तो वेक्टर फॉर्म बताना चाह रहा है, यूनिट वेक्टर है ये। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन
गाउस लॉ की। वास्तव में गाउस लॉ जो है वो किसी सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए दिया गया है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है वो है फ्लक्स को डिटरमाइन करना। अगर आप फ्लक्स डिटरमाइन कर लेते हो, अभी तक अपन ने फ्लक्स की डेफिनेशन में एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। वास्तविक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है जो कूलॉम लॉ से हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। गाउस क्या कहता है कि फाई का जो मान है ना बच्चों, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। ये क्यू जो है वो किसी एक चार्ज के चारों ओर काउंट किया गया इमेजिनरी सरफेस है या इमेजिनरी पाथ है, उसके अंदर चार्ज कितना है। एक इमेजिनरी पाथ में टोटल चार्ज जो है वो क्यू है और एप्सिलॉन 0 है वैक्यूम की परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, तो -12 होती है। अपन कह सकते हैं कि किसी भी इमेजिनरी पाथ में या क्लोज्ड पाथ या सरफेस में, बाउंडेड सरफेस में नेट चार्ज और एप्सिलॉन 0 का रेशियो जो है वो फाई के बराबर होता है। तो अब अपन कह रहे हैं कूलॉम लॉ से, तो कह रहे हैं ई डॉट डी एस फाई के बराबर होता है। गाउस कहता है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला बच गया, ई डॉट डी एस बराबर किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बस इसे ई निकाल सकते हो आप। अगर लीनियर फॉर्म है तो क्यू की जगह क्या रख सकते हो, लेमडा एल रख सकते हो। सरफेस है तो सिग्मा एस रख सकते हो। अगर वॉल्यूम है तो रो वी रख सकते हो। सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार अपन लोग गाउस का नियम अब पढ़ने जा रहे हैं। चलो, आपको लिखना है गाउस लॉ। गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग to Gauss law, the quantity of electric flux is the product of net charge in a Gaussian surface and 1/ε0। अब गाउसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस है जो किसी चार्ज के चारों तरफ काउंट किया जाता है। अगर स्फीयर है तो गाउसियन सरफेस स्फेरिकल हो जाएगी। अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट है तो गाउसियन सरफेस रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी। अगर कोई वायर है ऐसे तो वायर की शेप सिलेंड्रिकल होती है, तो गाउसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल हो जाएगी। यानी कि जैसा सिस्टम है, जैसा हमने जो निकाय लिया है, सिस्टम जो लिया है, ऑब्जेक्ट जो लिया है, उसकी शेप है, वैसा ही गाउसियन सरफेस उसकी शेप में आ जाता है। यानी एक इमेजिनरी पाथ कह सकते हो, इमेजिनरी सरफेस है जो किसी चार्ज के चारों ओर काउंट किया जाता है। देन ये सच दैट फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई, ये है नेट चार्ज, टोटल चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन 0। इफ समेशन ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू अपन क्यू ले, देन फाई इज इक्वल टू आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गाउस का लॉ है। कई किताब वाले इसको डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स इज़ द प्रोडक्ट, किसी क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ
नेट चार्ज के कोष्टक में यहाँ लिख देना बच्चों, नेट चार्ज कोष्टक में लिख देना सिग्मा क्यू आई। टोटल चार्ज यही होता है, एल्जेब्रिक सम होता है किसी सिस्टम का। कुल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था ये। इन ए गाउसियन सरफेस एंड 1/ε0 की जगह रेशियो अगर यहाँ लिख रहे हो तो 1/, लिख कर सीधा सिग्मा लिख, ये ε0 लिख देंगे अपन। यानी कि रेशियो ऑफ नेट चार्ज इन ए गाउसियन सरफेस एंड ε0, दैट्स